हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, मैं छूटे हुए टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करता हूं। कहां पर? तो पॉलिटी में। कहां पर? पॉलिटी में। पॉलिटी में मेरे दोस्त हमने आप लोगों को अनुच्छेद नंबर 43 ख तक पढ़ा दिया था। कहां तक? 43 ख तक सहकारी समिति पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को जो पढ़ना है उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद नंबर 44। उस अनुच्छेद का नाम क्या है मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 44। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 44 का विषय क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 44 का विषय जो है, उस विषय में आपको मिलेगा समान, उस विषय में मिलेगा समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। ठीक है, समान सिविल संहिता। इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इंग्लिश में किस नाम से इसे जानते हैं मेरे दोस्त? तो देखिए इसका इंग्लिश नाम क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका इंग्लिश नाम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, चलिए देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जिस प्रकार से दंड देने के लिए होती है का दंड संहिता, उसी प्रकार से नागरिकों के लिए क्या होती है? सिविल संहिता। ठीक है, इस समान सिविल संहिता को अभी लागू नहीं किया गया है। समझिए, जिस प्रकार से दंड देने के लिए क्या होती है? पीनल कोड। क्या होती है? पीनल कोड। उसी प्रकार से किसके लिए? नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए। अब किसके नागरिकों के लिए? क्या अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए? नहीं। किसके नागरिकों के लिए? भारत के नागरिकों के लिए। तो यहां पर कहा गया है समान सिविल संहिता। किसके समान सिविल संहिता? तो भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसमें क्या क्या आता है मेरे दोस्त? तो इस समान सिविल संहिता में 4 चीज आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला आता है मेरे दोस्त विवाह। पहला वाला कहाँ आएगा? विवाह आता है। पहला वाला विवाह। विवाह हुआ है तो भैया अगर झगड़ा वगड़ा हुआ दो प्राणी में तो तलाक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तलाक। दूसरा वाला क्या होगा? तलाक। तीसरा वाला लड़का उइका होगा, जरूर होगा, बर बिया हुआ है तो लड़का तो होगा करेगा। तो तीसरा वाला आ जाएगा वसीयत। तीसरा वाला वसीयत। तीसरा वाला क्या आएगा मेरे दोस्त? वसीयत। चौथा वाला क्या आएगा? मान लीजिए यदि आपके पास विवाह भी हुआ, विवाह होने के बाद बच्चा भी नहीं हुआ तो किसी बच्चे को क्या कर सकते हैं? गोद ले सकते हैं। चौथा वाला आएगा क्या मेरे दोस्त? गोद। चौथा वाला क्या आएगा? गोद आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। विवाह आएगा किसके अंतर्गत? समान सिविल संहिता के अंतर्गत। क्या आएगा? पहला वाला विवाह, दूसरा वाला तलाक, तीसरा वाला वसीयत, चौथा वाला का आएगा? गोद लेना। चौथा वाला गोद लेना। समझिए विवाह का मैटर क्या होगा मेरे दोस्त? तो भारत सरकार अपने समान सिविल संहिता को यदि लागू करेगी तब, अभी तो की नहीं है तब, दोनों बात समझिए। जब की नहीं है तो आप अभी स्वतंत्र हैं। कहाँ है? स्वतंत्र हैं। जब भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को यानी समान सिविल संहिता को लागू कर देगी तो उस समय का भारत कैसा होगा? तो देखिए उस समय का जो भारत होगा सबके लिए एक समान कानून बन जाएगा। ठीक है, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। ठीक है, सबके लिए क्या बन जाएगा? एक समान कानून बनेगा। सबके लिए क्या बनेगा? एक समान कानून। एक समान कानून बनने का मतलब समझिए, मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि यदि हिंदू हो वो एक विवाह करेगा, मुस्लिम हो वो एक विवाह करेगा। अभी मुस्लिम में पोलीगमी चलता है। क्या चलता है? पोलीगमी। परंतु उस समय कब? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तब उस समय मुस्लिम नहीं कहेगा कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब उसमें कहा गया उसके धर्म में कि हिंदू नहीं, अरे मुस्लिम क्या कर सकता है? अनेक विवाह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा गया कि विवाह एक ही करेगा, एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करेगा। ठीक है, ज्यादा से करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। हम लोग भी अभी बाकी हैं, अभी हमारे जो कि बड़े भाई पढ़ाते हैं गोविंद सर वो बाकी हैं।
4 गो से करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, कम पड़ जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, नेपाल से लड़की लाने, ठीक है, समझिए। तो विवाह करने का नियम यह रहेगा मेरे दोस्त कि आपका रीति रिवाज कुछ भी हो, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता आपको छोड़ी जाएगी, परंतु आप जो विवाह करेंगे एक ही स्त्री से करेंगे, ठीक है, विवाह करेंगे। फिर इसके बाद विवाह में यदि दिक्कत आ गई, विवाह में क्या आ गई, दिक्कत आ गई, तो तलाक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। अगला वाला वसीयत। वसीयत में हिंदू में वसीयतनामा जो चलता है ये अलग चलता है, मुस्लिम में अलग चलता है। हिंदू में वसीयत का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी स्त्री का किसी पुरुष से विवाह हुआ है और उस पुरुष का बच्चा उस स्त्री के कहां, पेट में पल रहा है 2 महीने 3 महीने 4 महीने से, ठीक है, और उस स्त्री की नहीं, उस किसकी, उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद अब कहेंगे कि वह पूरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, तो पूरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, वही आने वाला बच्चा बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये तो हिंदू का कानून है। फिर इसके बाद मुस्लिम का कानून क्या कहता है, मुस्लिम का कानून कहता है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह किया, ठीक है, कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह किया और उस स्त्री के पेट में 4 माह 2 माह या 3 माह का बच्चा पल रहा है और उसकी क्या हो गई, मृत्यु, उसकी क्या हो गई, मृत्यु, किसकी, उस आदमी की। जब उस आदमी की मृत्यु हो गई तो अब उसके पूरे जायदाद का या पूरी संपत्ति का मालिक कौन हो जाएगा, तो उस जो मरा है उसका पिता हो जाएगा, यानी जो बच्चा पेट में है उसका क्या होगा, दादा, उसका दादा। तो अब दादा के ऊपर है कि दादा अपनी पूरी संपत्ति किसको देता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो ये कानून का कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर अगला समझिए, गोद लेना। गोद लेने का मतलब क्या है, गोद आप उसी व्यक्ति को ले सकते हैं जो आपसे 21 साल छोटा होगा। मान लीजिए हमारे गणित के अध्यापक का है गोविंद सर, गोविंद सर की उम्र 25 साल और 24 साल की लड़की को गोद ले लेंगे, पूरा काम खराब कर दिए। ऐसा नहीं होगा, जब भी वो गोद लेंगे तो अपने से 21 साल छोटी लड़की को गोद लेंगे या 21 साल छोटे लड़के को गोद लेंगे, ठीक है। तो समझिए विवाह को लेकर भैया बहुत खतरनाक काम हुआ था, तलाक उसमें आ गया था, ठीक है। इसमें समझिए मुस्लिम का कानून है, जैसे मुस्लिम का कानून है का धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 का कहता है मेरे दोस्त, धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है कि यदि कोई ऐसा नियम कानून रहेगा जो स्त्री एवं पुरुषों के अधिकारों का हनन करता हो तो क्या करेगा, स्त्री एवं पुरुषों के अधिकारों का हनन करता हो तो उसे अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा। तो सुनिए, जो मुस्लिम पुरुष हैं, मुस्लिम पुरुष करते क्या है मेरे दोस्त, जानते हैं, मुस्लिम पुरुष जो हैं एक वो शादी करके लाएंगे, एक शादी करके लाए, उससे पेट नहीं भरेगा, जानते हैं क्या करेंगे, फिर दूसरी शादी करना चाहेंगे। समझिए इसका मतलब, मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि एक ही शर्त पर आप शादी करेंगे, या तो आपकी पहली पत्नी मर गई हो, पहली पत्नी मर गई हो तो जेन्युइन सभी लोग शादी कर लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरी पत्नी जो आप लाए हैं उस पत्नी से कोई बच्चा न पैदा हो। तीसरा वाला उसमें कहा गया कि यदि आप शादी करेंगे तो जो आपकी पत्नी है पहली वाली उससे लिखित प्रमाण लेंगे। लेकिन जब ये विवाह करने जाते हैं मुस्लिम लोग इसको भूल जाते हैं। इसको भूलने का मतलब ही है कि न अपने पत्नी से लिखित हस्ताक्षर करवाते हैं और न ही उनकी पत्नी मरी रहती है, न ही उनकी पत्नी से बच्चा हुआ रहता है। बच्चा भी होता है न ही लिखित प्रमाण लेते हैं, लेकिन शादी विवाह के लिए क्या करते हैं, राजी हो जाते हैं। तो अब देखिए इसी को लेकर बताइए, एक पुरुष अनेक महिला को रख सकता है, अनेक विवाह कर सकता है। इसी में एक स्त्री पहुंच गई, कौन, सायरा बानो। सायरा बानो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील डाली, अपील की, अपील और दलील दोनों की करने के बाद उन्होंने कह दिया माय लॉर्ड, मेरे भगवान, यानी सुनिए ये हमारे किसकी,
हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। कहा कैसे? तो कहता है, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से पुरुष को स्वतंत्रता है, महिला को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पुरुष 4 को शादी कर सकता है, एक पुरुष 4 स्त्री से शादी कर सकता है। तो सायरा बानो ने यही पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि यदि स्त्री भी चाहे, एक स्त्री भी चाहे तो 4 पुरुष से शादी कर सकती है। तो एकदम गर्दा में उसका पति का हुआ गर्दा, अरे ई का कह रही है, तो सही कह रही थी। सुन बबुआ, अनुच्छेद नंबर 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता, तोरे धर्म में लिखल है कि 50 से बियाह कर, लेकिन पूछ के कर, फिर एक बाद तोर पत्नी मर गई लोग या तो तोरे पत्नी से कोनो बच्चा न हो तो। तो अनुच्छेद नंबर 13 हमारे संविधान का कहता है कि नियम कानून बनने से पहले और नियम कानून बनने के बाद, संशोधन के बाद संविधान में कोनो ऐसा अनुच्छेद जोड़ दिया गया हो जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करता हो, उसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर का चालू हो गया था तलाक। इसी को लेकर का हुआ तलाक। तलाक भी मेरे दोस्त कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत, तलाक ए अहसन। ठीक है, ये सब हम आप लोगों को काट कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा, किधर? अनुच्छेद नंबर 45। आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक में बढ़ूंगा, उस टॉपिक का नाम है अनुच्छेद नंबर 45। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 45 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 45, चलिए देख लेते हैं क्या है मेरे दोस्त अनुच्छेद नंबर 45 का विषय। अनुच्छेद नंबर 45, ठीक है, देखिए अनुच्छेद नंबर 45, अनुच्छेद नंबर 45 का विषय क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, चलिए देखिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तनी ये हमको बताइए यह किस अनुच्छेद से किसके अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के अंतर्गत है। क्या यह आपका फंडामेंटल राइट्स है? यह आपका फंडामेंटल राइट्स है? कमेंट में बताइए यदि नहीं है ना। जब नहीं है तो यह है क्या मेरे दोस्त? डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। और यह जो डीपीएसपी है यह किसके ऊपर छोड़ा गया है? तो सरकार के ऊपर या तो राज्य के ऊपर। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर छोड़ा गया है या तो राज्य के ऊपर। राज्य जब इसको लागू करेगी तब नहीं बतिया मान्य होगी, तब न मान्य होगी। क्या यदि राज्य लागू नहीं करेगी तो आप लागू इसको किसी तरह न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर मनवा सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं ना। अनुच्छेद नंबर 37 में कह दिया गया है कि यह न्यायालय में वाद विवाद योग्य या प्रवर्तनीय नहीं होगा। देखिए नहीं होगा तो अब करेंगे का इसमें एक बात तो ई वाली है, ठीक है। अभी दूसरी भी बात बताएंगे, उसको सुनिए। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के अंतर्गत था, इसको कुछ नहीं कर सकते थे। इसको हमको लाना पड़ा कहां पर? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। कहां से? तो 12 से 35 के अंतर्गत। कहां से मेरे दोस्त? 12 से 35 के अंतर्गत। 12 से 35 के अंतर्गत यह कहीं भी रखा जाएगा। 12 से 35 के अंतर्गत यह कहीं भी रखा जाएगा।
तो यह क्या हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसके विरुद्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसको उठाकर ला दिया गया, इसको उठाकर क्या कर दिया गया, ला दिया गया। कहां पर, तो अनुच्छेद नंबर 21 के क में। कहां पर, अनुच्छेद नंबर 21 के क में ला दिया गया। कब लाया गया मेरे दोस्त, तो सन 2002 में लाया गया। कब, सन 2002 में। चौथा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है, इसको कहां से, तो अनुच्छेद नंबर 45 से उठाकर किस में डाल दिया गया, तो अनुच्छेद नंबर 21 के क में। 21 के क में कब डाला गया, 2002 में। चौथा संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21 के क में डालकर क्या बना दिया गया, तो आपका मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। यह मूल अधिकार से पहले क्या था, तो डीपीएसपी था। क्या था, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। इसको चाहे तो राज्य दे या तो न दे, लेकिन जब यह 21 के क में हो गया मेरे दोस्त, तो यह क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। इसके विरुद्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तो इसको तो हटा दिया गया, तो क्या यह अनुच्छेद खाली हो गया, नहीं। इस अनुच्छेद में कुछ बातें छोड़ दी गई, किसके ऊपर, राज्य के ऊपर। क्या बातें छोड़ी गई हैं, तो उसको देख लेते हैं। राज्य के ऊपर जो बात छोड़ी गई, कहा गया कि 0 से 6 वर्ष, क वर्ष 0 से 6 वर्ष के बालकों का, के बालकों 0 से 6 वर्ष के बालकों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था का प्रावधान, स्वास्थ्य की व्यवस्था का प्रावधान किसके ऊपर छोड़ा गया मेरे दोस्त, राज्य के ऊपर या सरकार के ऊपर। किसके ऊपर छोड़ा गया, राज्य के ऊपर छोड़ा गया या तो सरकार। राज्य या सरकार इसको देने का काम करती है कि ना, तो बहुत अच्छी प्रकार से देती है मेरे दोस्त। जब आपका कोई छोटा बबुआ जन्म लेता है, जब आपका कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो उसको लेकर जाते हैं कहां पर, सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में क्या करते हैं, 5-7 गो टीका लगता है, ठीक है, फ्री में राज्य देता है, फ्री में उसको क्या करता है, राज्य देता है। ठीक है, आपकी जो मैडम की डिलीवरी होगी वो भी फ्री में होती है। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद नंबर 45 के अंतर्गत आता है। आपके बच्चे को पोषाहार देने का काम कौन करता है, शिक्षा देने का काम कौन करता है, अनुच्छेद नंबर 45। क साल का लइकवा रही तो 0 से 6 साल का लइकवा रही तो अनुच्छेद नंबर 45, आ 6 से बढ़े लगी तो 14 में आ जाए तो अनुच्छेद नंबर 21 के क के अनुसार। ठीक है, आशा करता हूं मेरे दोस्त समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, या अगले अनुच्छेद की ओर। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद नंबर 46। चलिए इसको मिटाने का काम करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहिए, हमेशा मैं बोलने का काम नहीं करूंगा, मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटाता हूं। चलिए अब पढ़ेंगे मेरे दोस्त अनुच्छेद नंबर 46। क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 46। चलिए अनुच्छेद नंबर 46 में क्या बात है, तो अनुच्छेद नंबर 46 में जो बात है, देखिए अनुच्छेद नंबर 46 में जो बात है उसमें कहा गया है एससी एसटी के हितों के लिए, के हितों के लिए, एससी एसटी के हितों के लिए। चलिए एससी एसटी के
हितों के लिए आर्थिक हितों के लिए आर्थिक हितों के लिए आर्थिक विकास व छूट का प्रावधान। ठीक है, चलिए देखते हैं। SC ST के हितों के लिए आर्थिक विकास व छूट का प्रावधान। तो मेरे दोस्त, आप लोग ग्राम पंचायत से तो जुड़े होंगे, जुड़े हैं। ग्राम पंचायत से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि समझिए, जो आपके ग्राम पंचायत का चुनाव होता है कितने साल पर होता है? 5 वर्ष पर। ठीक है, तो आप लोग अपने ग्राम पंचायत से इस प्रकार से अच्छी तरह परिचित होंगे कि उसमें देखेंगे तो ऐसे ऐसे सीटों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है तो समझिए। 5 साल के लिए मान लीजिए आप में आपके ग्राम पंचायत में कौन सी सीट हो जाएगी? सामान्य सीट। कौन सी सीट? सामान्य सीट। फिर इसके बाद आपकी सीट का हो जाएगी? ओबीसी के लिए हो जाएगी। फिर इसके बाद सीट किसके लिए आ जाएगी? SC या ST के लिए आ जाएगी। ठीक है, ये तो रहा आपके ग्राम पंचायत का वर्णन। इसमें भी महिला भी आती हैं, तो एक बार सामान्य के महिलाओं की हो जाएगी, ओबीसी के महिलाओं की हो जाएगी, फिर SC ST की महिलाओं की हो जाएगी। लेकिन जो हमारा क्या है, विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव है, उस समय कुछ सीटें फिक्स की जाती हैं हर वर्ष। किसके किसके लिए? तो SC और ST के लिए। जैसे आपके SC ST के सीट के लिए आपका 2020 में आरक्षण क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। क्या हो रहा था? समाप्त। इस आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर कब कर दिया गया? तो 2030 तक। कब तक कर दिया? 2030 तक। किसने किया? तो आपके मोदी जी ने कर दिया। किसने कर दिया? मोदी जी ने। मोदी जी ने आरक्षण को बढ़ाकर कर दिया किसके? SC ST के हितों के लिए आर्थिक विकास व छूट में। देखिएगा, तो कुछ जो सीटें होती हैं मेरे दोस्त फिक्स होती हैं। जैसे में इस समय जखनिया की सीट का थी, फिक्स थी। ठीक है, किसके लिए? SC ST के लिए। और इस समय कौन लड़े हैं? तो जखनिया से 373 विधानसभा से बेदीराम लड़े हैं। ठीक है, इस समय तो फिक्स थी। अब इसी आरक्षण को बढ़ाकर मोदी जी कब तक कर दिए गए हैं? 2030 तक कर दिए। ठीक है, ये तो SC ST को हितों का संरक्षण रहा। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको मिटाने का काम करते हैं और ये आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 47। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 47। अनुच्छेद नंबर 47 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 47 कहता है राज्य, लिखें या ना लिखें, राज्य को आगे छोड़ देते हैं, लिख लीजिए। राज्य पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर, जीवन स्तर। राज्य पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा बनाने का प्रयास करेगा, को अच्छा बनाने का या ऊंचा बनाने का प्रयास करेगा, अच्छा बनाने का या ऊंचा बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इसी में कहा गया तथा नशीली दवा, तथा नशीली दवा और मादक पदार्थ पर निषेध करेगा या रोक लगाएगा, पर निषेध करेगा या रोक लगाएगा।
इसका मतलब समझिए, राज्य पोषाहार व जीवन स्तर को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा या ऊंचा बनाएगा या बनाने का प्रयास करेगा। और दूसरा वाली बात इसमें क्या कही गई कि नशीली दवा और मादक पदार्थों पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। नशीली दवा और किस पर, मादक पदार्थों पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। तो देखेंगे तो बिहार में दारू बंद, बिहार में दारू बंद है। देखिए जो बिहार में दारू बंद है मेरे दोस्त, किस अनुच्छेद के अनुसार बंद है, तो अनुच्छेद नंबर 47 के अनुसार। किसके अनुसार, अनुच्छेद नंबर 47 के अनुसार। देखिए अनुच्छेद नंबर 47 में कहा गया है कि राज्य पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। तो आप देखेंगे सरकारी सस्ता गल्ला के दुकान पर जो गौवा में है कोटे दरबा, ठीक है, वो सबको भारत सरकार फ्री में दे रही है का राशन। किसके लिए, जीवन को ऊंचा स्तर बनाने के लिए। तो हमको बताइए 5 किलो राशन खा लेंगे तो आपका जीवन स्तर ऊंचा बन जाएगा। राज्य बुलवावा कर रही है, ठीक है, मान है, पोषाहार स्तर दे रही मान है, लेकिन यदि भोजन देकर 5 किलो राशन देकर यदि आपसे आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, आप पर अत्यधिक कर लगा दिया जाए, आप में या आपके ऊपर 5 किलो राशन देकर आपके ऊपर बहुत ज्यादा समस्या को ठेल दिया जाए, तो क्या इससे आपका जीवन स्तर सुधरेगा, अच्छा बनेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो राज्य पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को अच्छा बनाने का या ऊंचा बनाने का प्रयास करेगा। और क्या कहा गया, नशीली दवा, किस पर, नशीली दवा, और किस पर, मादक पदार्थ, नशीली दवा और मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। नशीली दवा का मतलब आप लोग समझिए, एगो आता था खांसी का सिरप कोरेक्स, ठीक है, उसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहती थी, इस कारण वह सिरप का हो गया बंद। वह जो SYRUP सिरप जो आता था वह सिरप का हुआ बंद। अब बिहार में जो दारू बंद है, अनुच्छेद नंबर 47 के अनुसार मादक पदार्थों पर रोक लगाएगी। कौन लगाएगी, तो सरकार लगाएगी। कौन लगाएगी, सरकार। या तो वह राज्य सरकार भी हो सकती है या तो केंद्र सरकार हो सकती है, या तो कोई विशेष राज्य हो सकता है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 48 की ओर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 48 क्या है। अनुच्छेद नंबर 48 देख लीजिए। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद नंबर 48। चलिए मेरे दोस्त कहां तक पढ़े, 47। 48 को देखते हैं। 48 में क्या वर्णन मिलता है, किसमें, अनुच्छेद नंबर 48। अनुच्छेद नंबर 48 का क्या वर्णन है, तो चलिए देखिए अनुच्छेद नंबर 48 का वर्णन क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 48 कृषि व पशुपालन। राज्य कृषि व पशुपालन, राज्य कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा। वह कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू पशुओं की नस्लों, दुधारू पशुओं की नस्लों, दुधारू पशुओं की नस्लों के वध पर रोक लगाएगा। रोक लगाएगा थोड़ा बड़ा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि यह DPSP है, आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहे हैं कि राज्य कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू पशुओं की नस्लों पर क्या करेगा, रोक लगाएगा।
राज्य कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा। ठीक है, राज्य कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा। बढ़ावा देने का मतलब का, उसको यंत्रीकरण करेगा। क्या करेगा? यंत्रीकरण करेगा। यंत्रीकरण का मतलब कृषि में कैसे बढ़ावा देगा? का हल लाकर जोतेंगे तो कृषि बढ़ेगी ना, कृषि को यंत्रीकरण कर दीजिए, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कीजिए, वैज्ञानिक पद्धति से अन्न लाइए, वैज्ञानिक पद्धति दवाई लाइए, वैज्ञानिक या यंत्रवत कृषि कीजिए। वो क्या करेगा? राज्य कृषि व पशुपालन को क्या करेगा मेरे दोस्त? बढ़ावा देगा। तथा जो दुधारू पशु हैं उनके किस पर? वध पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। क्या लगाएगा? रोक। तो जो बाबा हमारे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बाबा हैं जोगी जी, उत्तर प्रदेश में जो बंद किए हैं का गायों के वध को, यानी गायों को काटने पर जो रोक लगाए हैं, किसके अनुसार लगाए हैं? अनुच्छेद नंबर 48 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद नंबर 48 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 का क, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद नंबर 48 क। अनुच्छेद नंबर 48 क का विषय क्या है मेरे दोस्त? तो देखिए, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। पर्यावरण का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। और क्या करना है? तो पर्यावरण का तो संरक्षण करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो और कहा गया है इसमें वनों का भी संरक्षण करेंगे तथा वन्य जीव का भी संरक्षण करेंगे। वन्य जीव का संरक्षण करेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। इना की खूब एकदम बढ़िया से क्या हो गया? एकदम गर्दा में धान हो गया और उसको हार्वेस्टर से सुरकवा दिए। सुरकवाने के बाद जो उसका धान का पूरा पुआल बचा यानी पोरा, उस पोरवा में क्या करिए? आग लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर पर्यावरण के मानहानि का केस चलेगा। पर्यावरण के मानहानि का क्या चलेगा? केस चलेगा। ठीक है, तो आपको पर्यावरण की भी सुरक्षा करना है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब कि पर्यावरण को दूषित न करिए। इना के खूब बढ़िया से ले जाए कि गाय गोरू मरल नदियां में फेंक दें, यो नहीं करना है। और नहीं क्या करना है कि अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको ले जाकर नदी में डाल दें, नाले में डाल दें, किसी सार्वजनिक स्थान पर डाल दें, ऐसा नहीं करना है। फिर इसके बाद वनों की भी सुरक्षा करना है। किसकी? वनों की। फिर किसकी सुरक्षा करना है? वन्य जीवों का भी संरक्षण करना है। इना के सलमान खान मती लगाई के बंदूक से मार दें का हिरन, ऐसा भी नहीं करना है मेरे दोस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 49 की ओर। किधर बढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 49। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 49 का विषय क्या है, आराम से पढ़िए। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद नंबर 49 में मेरे दोस्त क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 49 का विषय है जो उसको देखते हैं। ऐतिहासिक व राष्ट्रीय स्मारकों की ऐतिहासिक, इसमें पूरा लिखिए, संसद द्वारा कानून बनाकर। किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर राज्य ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करेगा। ठीक है, देखिए, संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा, या तो हम यहीं पर लिख सकते हैं विधायिका द्वारा। विधायिका में संसद भी आ जाएगी और क्या आ जाएगी? तो संसद भी आ जाएगी और क्या आ जाएगी?
आपकी विधानमंडल भी आ जाएगी। ठीक है, संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा राज्य क्या बनाकर, कानून बनाकर क्या करेगा, ऐतिहासिक स्मारकों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। कैसे करेगा, तो वह राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। जैसे मान लीजिए लाल किला है, अब नहीं कि लाल किला घूमने गए हैं अब वहीं पर लेके एक थरिया एकदम करियावा पेंट ले आए, लाल किला एकदम थोपी, ऐसा नहीं करना है। अब उस पर राज्य क्या करेगा, कानून बना देगा कि यदि कोई भी उस पर करियावा पेंट पोतेगा या उसको हानि पहुंचाएगा तो उसके ऊपर राज्य क्या कर सकता है, केस कर सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, उसके ऊपर क्या कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, जेल की सजा दे सकता है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है, राज्य को दी गई। किसको दी गई, राज्य को दी गई। फिर देखिए और ये समझिए, ये नहीं कि गए ताजमहल घूमने और ताजमहल घूमते घूमते क्या करें, उस पर थूकने लगे, थू थू ताजमहल, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाल होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो राज्य उस पर क्या लगा सकता है, आप पर दंड लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है। चलिए आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 49 हो गया, अनुच्छेद नंबर 50 क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 50 का विषय क्या है तो देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 50 का विषय है कि राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका, राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करेगा या तो करने का प्रयास करेगा। सीधा सीधा बात सुनिए, यदि न्यायपालिका कार्यपालिका का काम करने लगे और कार्यपालिका न्यायपालिका का काम करने लगे तो क्या हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। अराजकता का मतलब समझिए, यदि कोई पुलिस यानी कोई दरोगा आपने किसी व्यक्ति को क्या मार दिया, धक्का, अब कोई दरोगा न्याय सुनाने लगे तो क्या यह ठीक काम है, यह ठीक काम है। दरोगा का काम बस इतना है कि वह आपको अपने अंडर यानी कस्टडी में ले, कस्टडी में लेने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर किसके पास, जिला से संबंधित न्यायालय या जज के पास का कर दे या न्यायाधीश के पास का कर दे, उपस्थित कर दे। फिर इसके बाद जो है दरोगा साहब हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत। तो कार्यपालिका से दरोगा साहेब आगे किसके पास भेजेंगे, राज्य या जिला न्यायाधीश के पास भेजेंगे। कब, 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के अंदर यदि भेज देंगे तब तो ठीक बा, यदि नहीं भेजे और दरोगा साहब उसका कानून बनाकर क्या करने लगे, न्याय सुनाने लगे तो ये बात ठीक नहीं है। यह जिम्मेदारी अनुच्छेद नंबर 50 को याद करने का ट्रिक का है, 50-50। ठीक है, किसी काम को करते हैं तो 50% तू लगा, 50% हम, साझेदारी आधा कर। तो कार्यपालिका आधा की साझेदारी करेगी और आधा का साझेदारी कौन करेगी, न्यायपालिका। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद नंबर 50 हो गया। अनुच्छेद नंबर 51 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 51 चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 51 का विषय क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 51 का विषय है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि या वृद्धि करेगा या करने का प्रयास करेगा।
राज्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति में अभिवृद्धि करेगा व करने का प्रयास करेगा। किसके ऊपर छोड़ा गया है मेरे भैया? राज्य के ऊपर। किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। यानी दूसरे देश से यदि आप शांति व्यवस्था बनाएंगे तो ये जिम्मेदारी किसको छोड़ी गई है? राज्य के ऊपर छोड़ी गई है। ठीक है, कैसी सुरक्षा? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा किसके ऊपर छोड़ा है मेरे भैया? राज्य के ऊपर। यह किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपका यहीं पर डीपीएसपी समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में अगले दिन मिलेंगे मूल कर्तव्य के साथ। किसके साथ? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ मिलेंगे, अनुच्छेद नंबर 51 क के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन। आज के लिए धन्यवाद।